हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स। आप सभी का आरबी कैंपस चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो भारत में जल परिवहन यानी वाटर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया के ऊपर होने वाली है। यानी यह हमारा टॉपिक है जिसको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को यह वीडियो पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट करें और आरबी कैंपस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो। भारत में जल परिवहन का उपयोग प्राचीन काल से हो रहा है। यानी फ्रेंड्स, भारत में जल परिवहन यानी वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज प्राचीन काल से हो रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स, यह परिवहन का सबसे सस्ता एवं पारिस्थितिकी अनुकूल साधन है। भारी एवं बृहत सामानों के परिवहन हेतु यह सर्वाधिक उपयुक्त साधन है। यानी फ्रेंड्स, जो सामान भारी होते हैं या फिर बड़े होते हैं, उन सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए वाटर ट्रांसपोर्ट यानी जल परिवहन सर्वाधिक उपयुक्त है। इसके बाद फ्रेंड्स, जल परिवहन यानी वाटर ट्रांसपोर्ट दो प्रकार का होता है। पहले नंबर पर यानी पहला आंतरिक जल परिवहन यानी अंतःस्थलीय जल परिवहन, और दूसरे नंबर पर महासागरीय जल परिवहन यानी जो समुद्र में यानी महासागरों में जल परिवहन होता है उसे महासागरीय जल परिवहन कहते हैं। इसके बाद हम पहला अंतःस्थलीय जल परिवहन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत नदियाँ, नहरें, पश्च जल तथा संकरी खाड़ियाँ आदि आती हैं। वर्तमान में भारत में 14,500 किलोमीटर लंबा आंतरिक जलमार्ग नौकायान हेतु उपलब्ध है। देश के कुल परिवहन में इसकी भागीदारी लगभग 1% है। यानी फ्रेंड्स, वर्तमान में भारत में 14,500 किलोमीटर लंबा आंतरिक जलमार्ग जो नौकायानों हेतु उपलब्ध है, और यह नदियाँ, नहरें, पश्च जल तथा सकरी खाड़ियों के अंतर्गत आता है, यानी इसके साथ होता है। इसके बाद फ्रेंड्स, भारत में यानी हमारे देश में राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास, संरक्षण एवं नियमन हेतु सन 1986 ईस्वी में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी इनलैंड वाटर वेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्थापित किया गया। यानी इनलैंड वाटर वेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1986 ईस्वी में स्थापित किया गया। फ्रेंड्स, इस प्राधिकरण के द्वारा 3 अंतःस्थलीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। यानी यह जो परिवहन का यानी वाटर ट्रांसपोर्ट का प्राधिकरण है, इनलैंड वाटर वेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा 3 अंतःस्थलीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। इसके बाद राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से हल्दिया के बीच तक का यह जलमार्ग गंगा, भागीरथी एवं हुगली नदी तंत्र के अंतर्गत है। इस जलमार्ग की लंबाई 1620 किलोमीटर है। यह जलमार्ग उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में साहेबगंज जिला तथा पश्चिम बंगाल से होकर गुजरता है। यानी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से हल्दिया तक है और यह 1620 किलोमीटर लंबा है, और यह जलमार्ग उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल
राज्यों से होकर गुजरता है। इसके बाद फ्रेंड्स, यह जलमार्ग भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक है, जो यांत्रिक नौका द्वारा पटना तक एवं साधारण नौका द्वारा इलाहाबाद तक नौकायान के योग्य है या फिर नौकायन के योग्य है। विकासात्मक उद्देश्य के तहत इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला, हल्दिया से फरक्का, जो कि 560 किलोमीटर लंबा है। दूसरा, फरक्का से पटना, जो 460 किलोमीटर लंबा है। तीसरा, पटना से इलाहाबाद, जो कि 600 किलोमीटर लंबा है। इन 3 भागों में इस परिवहन यानी इस राष्ट्रीय जलमार्ग को बांटा गया है। फ्रेंड्स, फरक्का में गंगा नदी पर 25 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है। इसके द्वारा गलिया नदी के ऊपरी सिरे के जल को 350 किलोमीटर लंबी सहायक नहर बनाकर भागीरथी नदी में डाला जाता है। यहाँ से जल हुगली नदी में पहुँचता है। इससे हुगली नदी सालों भर जल से भरी रहती है तथा कोलकाता बंदरगाह में जमने वाली मिट्टी बहकर समुद्र में गिर जाती है। 10 मीटर गहराई वाले जहाज कोलकाता बंदरगाह तक पहुंच सकते हैं। फ्रेंड्स, 2010 तक अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी IWAI द्वारा हल्दिया सागर द्वीप से फरक्का तक नौकायन हेतु जलमार्ग की गहराई 3 मीटर, फरक्का से पटना तक 2 मीटर तथा पटना से इलाहाबाद तक 1.5 मीटर बनाए रखी गई है। फ्रेंड्स, 2011 तक फरक्का एवं पटना के बीच गहराई को बढ़ाकर 2.5 मीटर तथा पटना से इलाहाबाद के बीच 2 मीटर करने का लक्ष्य रखा गया था। इसके बाद राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। यह जलमार्ग सादिया असम से धुबरी असम तक ब्रह्मपुत्र नदी में 891 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत है। फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है और भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी मुहाने से डिब्रूगढ़ तक स्टीमर चलाने के योग्य है। साथ ही साथ अब हम जानेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 के बारे में। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 की कुल लंबाई 205 किलोमीटर है। इसका विस्तार केरल के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में है। यानी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 का विस्तार जो है केरल के पश्चिमी तटीय क्षेत्र तक है और इसकी लंबाई 205 किलोमीटर है। यानी यह 205 किलोमीटर लंबा है। इसके अंतर्गत पश्चिमी तट नहर कोट्टापुरम केरल से कोल्लम केरल, उद्योग मंडल नहर कोच्चि केरल से पाथलम सेतु केरल तथा चंपकारा नहर कोच्चि से अम्बलामुगल केरल को शामिल किया गया है। इस जलमार्ग की घोषणा फरवरी 1993 में की गई। यह भारत का पहला राष्ट्रीय जलमार्ग है जिसके पूरे विस्तार में 24 घंटे नौकायन की सुविधा उपलब्ध है। इसके बाद अब हम जानेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 का विस्तृत ब्यौरा। फ्रेंड्स, पहले नंबर पर पश्चिमी तट नहर कोट्टापुरम से कोल्लम तक, जो कि 168 किलोमीटर लंबा है। उसके बाद दूसरा उद्योग मंडल नहर
कोच्चि से पाथलम सेतु तक, यह 23 किलोमीटर लंबा है। तीसरा, चंपाकारा नहर कोच्चि से अंबला मुगल तक, यह 14 किलोमीटर लंबा है। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 की कुल लंबाई यानी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 की कुल लंबाई 205 किलोमीटर। यहाँ पे फ्रेंड्स राजमार्ग हो गया है, आप इसे जलमार्ग कर लीजिएगा। इसके बाद राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4, इस जलमार्ग की घोषणा 25 नवंबर 2008 ईस्वी को की गई। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 के अंतर्गत भद्राचलम से राजमुंद्री के बीच गोदावरी नदी के जलमार्ग को, वजीराबाद से विजयवाड़ा के बीच कृष्णा नदी जलमार्ग को तथा काकीनाडा से पुडुचेरी के बीच नहर जलमार्ग को शामिल किया गया है। इस जलमार्ग की कुल लंबाई 1095 किलोमीटर है, यानी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 की कुल लंबाई 1095 किलोमीटर है। फ्रेंड्स, भद्राचलम से राजमुंद्री गोदावरी नदी पर 171 किलोमीटर लंबा, वजीराबाद से विजयवाड़ा तक कृष्णा नदी पर 157 किलोमीटर लंबा, काकीनाडा से पुडुचेरी नहर तक यानी काकीनाडा से पुडुचेरी तक यह नहर पर है, यह 767 किलोमीटर लंबा। इसके बाद फ्रेंड्स राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 की कुल लंबाई 1095 किलोमीटर है। यहाँ पे फ्रेंड्स राजमार्ग हो गया है, आप इसे जलमार्ग कर लीजिएगा। इसके बाद काकीनाडा से पुडुचेरी के बीच जो नहर जलमार्ग है उसमें उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः काकीनाडा नहर, इलूरू नहर, कोम्मामूर नहर, उत्तरी बकिंघम नहर तथा दक्षिणी बकिंघम नहर शामिल हैं। यानी काकीनाडा से पुडुचेरी के बीच उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः काकीनाडा नहर, इलूरू नहर, कोम्मामूर नहर, उत्तरी बकिंघम नहर तथा दक्षिणी बकिंघम नहर शामिल हैं। नहर जलमार्ग के अंतर्गत सिंचाई नहर एवं खारा जल नहर यानी साल्ट वाटर कैनल दोनों शामिल हैं। इसके बाद राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5, इस जलमार्ग की घोषणा भी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 के साथ ही 25/11/2008 ईस्वी को ही की गई थी। यानी इन दोनों जलमार्गों की घोषणा 25/11/2008 ईस्वी को की गई थी। साथ ही साथ राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 के अंतर्गत तालचेर से धमरा के बीच ब्रह्माणी नदी तंत्र के जलमार्ग को, जीवनखली से चरबतिया के बीच पूर्वी तट नहर जलमार्गों को, चरबतिया से धमरा के बीच मताई नदी जलमार्ग को तथा मंगलगढ़ी से पारादीप के बीच महानदी के डेल्टाई नदियों के बीच यानी महानदी के डेल्टाई नदियों के जलमार्ग को शामिल किया गया है। इस जलमार्ग की कुल लंबाई 623 किलोमीटर है, यानी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 की कुल लंबाई 623 किलोमीटर है। पूर्वी तट नहर ईस्ट कोस्ट कैनल यानी ईसीसी के अंतर्गत पुराना हिजली ज्वारीय नहर द ओल्ड हिजली टाइबल कैनल एवं उड़ीसा के तटवर्ती नहर को शामिल किया गया है। इसके बाद अब हम जानेंगे प्रस्तावित राष्ट्रीय जलमार्गों के बारे में। बराक नदी के जलमार्ग को लखीमपुर असम से भांगा यानी भांग, करीमागंज,
आसाम के बीच भाया सिलचर असम अगला राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में प्रस्तावित किया गया है। इसके लिए पेश विधेयक संसद में लंबित है। यह जलमार्ग 121 किलोमीटर लंबा है। इसके बाद खंड ग यानी महासागरीय जल परिवहन दूसरे नंबर का। फ्रेंड्स, भारत की तट रेखा 7517 किलोमीटर लंबी है, किंतु तट रेखा बहुत कम कटी फटी है। अतः इसके तट पर बड़े प्राकृतिक बंदरगाह बहुत कम विकसित हुए हैं। भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं तथा 185 गौण बंदरगाह हैं। बड़े बंदरगाहों की देखरेख एवं प्रबंधन का कार्य सरकार करती है। छोटे बंदरगाह राज्य सरकार के नियंत्रण में होते हैं। फ्रेंड्स, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देश के अन्य परिवहन साधनों की तुलना में महासागरीय परिवहन का विशेष महत्व है। भारत में भार की दृष्टि से लगभग 95% तथा मूल्य के दृष्टि से 70% विदेशी व्यापार महासागरीय मार्गों द्वारा होता है। इन मार्गों का उपयोग देश की मुख्य भूमि तथा द्वीपों के बीच परिवहन के लिए भी होता है। यानी भारत में भार की दृष्टि से लगभग 95% तथा मूल्य की दृष्टि से 70% विदेशी व्यापार महासागरीय मार्गों द्वारा किया जाता है। इन मार्गों का उपयोग देश की मुख्य भूमि तथा द्वीपों के बीच परिवहन के लिए भी होता है। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे भारत के 13 बड़े बंदरगाहों के बारे में। यानी 13 बड़े बंदरगाह के बारे में अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले नंबर पर कांडला। फ्रेंड्स, इस बंदरगाह का निर्माण गुजरात के कच्छ जिले में है। कच्छ की खाड़ी में 1930 ईस्वी में किया गया था। यानी कांडला बंदरगाह का निर्माण कच्छ की खाड़ी में 1930 ईस्वी में किया गया था। शुरुआत में यहाँ सिर्फ साधारण आकार के जहाज़ ठहर सकते थे। यानी स्टार्टिंग के टाइम में यहाँ सिर्फ साधारण आकार यानी छोटे आकार के जहाज़ ठहर सकते थे। लेकिन भारत के बंटवारे के बाद जब कराची बंदरगाह पाकिस्तान में चला गया तो उत्तरी गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली एवं जम्मू और कश्मीर राज्यों के सामानों के आयात निर्यात हेतु कांडला बंदरगाह को विकसित किया गया। इसका पत्ताश्रय प्राकृतिक एवं सुरक्षित है। कांडला बंदरगाह को मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी फ्री ट्रेड जोन बनाया गया। यहाँ आयात शुल्क एवं चुंगी नहीं देना होता है। पेट्रोलियम उत्पाद के आयात हेतु यह बंदरगाह प्रसिद्ध है। यहाँ से पाइपलाइन द्वारा पेट्रोलियम को देश के आंतरिक भागों तक ले जाने की व्यवस्था की गई है। यानी पेट्रोलियम उत्पाद के आयातों हेतु यह बंदरगाह फेमस है। यहाँ से पाइपलाइन द्वारा पेट्रोलियम को देश के आंतरिक भागों तक ले जाने की सुविधा उपलब्ध है। इस बंदरगाह की एक समस्या है कि यह भूकंप प्रभावित क्षेत्र यानी जोन वी में स्थित है। जोन वी का मतलब भूकंप से प्रभावित क्षेत्र। इसके बाद दूसरा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह। फ्रेंड्स, मुंबई बंदरगाह सालसट द्वीप के प्राकृतिक कटान में स्थित है। इसका पोताश्रय प्राकृतिक एवं सुरक्षित है। चक्रवात एवं तूफान के समय भी जहाज सुरक्षित खड़े रह सकते हैं। यानी मुंबई बंदरगाह पर जब चक्रवात आए या फिर तूफान आए, यहाँ पर जहाज सुरक्षित खड़े रह सकते हैं। मुंबई बंदरगाह में जल की गहराई 11 मीटर है। यानी फ्रेंड्स, जहाँ पर मुंबई बंदरगाह स्थित है
वहाँ जल की गहराई 11 मीटर है। स्वेज नहर की गहराई भी इतनी ही है, यानी स्वेज नहर की भी गहराई 11 मीटर है। अतः स्वेज नहर से आने वाले सभी जहाज यहाँ ठहर सकते हैं। पेट्रोलियम, खाद्यान्न, सूती एवं ऊनी वस्त्र, चमड़ा एवं यात्री परिवहन की दृष्टि से इस बंदरगाह का विशेष महत्व है। यानी फ्रेंड्स, पेट्रोलियम, खाद्यान्न यानी खाने पीने की वस्तु, सूती एवं ऊनी वस्त्र, चमड़ा एवं यात्रियों के परिवहन की दृष्टि से मुंबई बंदरगाह का विशेष महत्व है। यहाँ मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित किया गया है, यानी मुंबई बंदरगाह के पास, यानी मुंबई बंदरगाह में मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी फ्री ट्रेड फैसिलिटी यानी इसको स्थापित किया गया है। इसके बाद न्हावा शेवा बंदरगाह या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह यानी JLNP। फ्रेंड्स, नवी मुंबई में पनवेल के पास इस बंदरगाह का विकास मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए या फिर मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के उद्देश्य से किया गया है। यह देश का आधुनिकतम बंदरगाह है। फ्रेंड्स, अगर आपसे यह पूछा जाए कि भारत का आधुनिकतम बंदरगाह कौन सा है, तो आपका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या फिर न्हावा शेवा बंदरगाह। यह दोनों इसके नाम हैं। इसके बाद मर्मागुआ बंदरगाह। यह गोवा में जुआरी नदी के बाएं तट पर स्थित है, यानी मर्मागुआ बंदरगाह गोवा के जुआरी नदी के बाएं तट पर स्थित है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यहाँ से लौह अयस्क यानी लोहा का बहुतायत में निर्यात किया जाता है। ज्ञातव्य है कि गोवा लौह अयस्क की दृष्टि से सबसे धनी राज्य है। फ्रेंड्स, यहाँ से काजू, मछलियाँ, मसाले, चावल आदि का भी निर्यात होता है। यानी गोवा बंदरगाह या फिर मर्मागुआ बंदरगाह से काजू, मछलियाँ या फिर मछली, मसाला, चावल आदि का भी निर्यात किया जाता है। साथ ही साथ खनिज तेल, उर्वरक, सीमेंट, खाद्य पदार्थ, कांच के सामान आदि का आयात किया जाता है। यहाँ से आयात की तुलना में निर्यात अधिक किया जाता है। यानी यहाँ से आयात यानी जो सामान आती हैं उसकी तुलना में निर्यात यानी जो भारत से सामान जाती हैं उसका अधिक परसेंटेज है। इसके बाद न्यू मंगलोर बंदरगाह। फ्रेंड्स, मंगलोर से 9 किलोमीटर उत्तर में इस बंदरगाह को विकसित किया गया है। यहाँ से कुद्रेमुख के लौह अयस्क को निर्यात करने की सुविधा है। मछलियाँ, उर्वरक, काजू, वनोत्पाद, कहवा यहाँ से निर्यात किए जाने वाले प्रमुख वस्तुएं हैं। यह रेल लाइन एवं NH-17 द्वारा मुंबई एवं कोच्चि से जुड़ा है। यानी न्यू मंगलोर बंदरगाह NH-17 से मुंबई एवं कोच्चि से जुड़ा है। इसके बाद कोच्चि बंदरगाह केरल के तट पर विलिंगटन द्वीप पर स्थित यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यह समुद्र के समानांतर विशाल लैगून के मुहाने पर स्थित है। यहाँ से मुख्यतः नारियल या फिर नारियल उत्पाद, काजू, चाय, रबर, मछली, मसालों का निर्यात किया जाता है। खनिज तेल, उर्वरक, कोयला, खाद्य तेल का आयात किया जाता है। यानी फ्रेंड्स, यहाँ से यानी कोच्चि बंदरगाह से नारियल उत्पाद, काजू, चाय, रबर, मछली, मसाले,
का निर्यात यानी यहाँ से भेजा जाता है, और खनिज तेल, उर्वरक, कोयला, खाद्य तेल का आयात यानी मंगाया जाता है। इसके बाद नई तूतीकोरिन बंदरगाह। फ्रेंड्स, तमिलनाडु तट के सहारे मन्नार की खाड़ी में इसकी अवस्थिति है, यानी यह यहाँ स्थित है। यह एक खुला बंदरगाह है जो हेयर द्वीप के पूर्वी किनारे से 9 किलोमीटर दूर स्थित है। भारत में इसके पोताश्रय को गहरा कर इसे कृत्रिम रूप से विकसित किया गया है, यानी नई तूतीकोरिन बंदरगाह को कृत्रिम रूप से विकसित किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ से चाय, कपास, चमड़ा, सूती वस्त्र, प्याज आदि वस्तुओं का नियति एवं खनिज तेल, कोयला, नमक, उर्वरक, खाद्य तेल का आयात किया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे प्याज आदि वस्तुओं का निर्यात किया जाता है, यानी चाय, कपास, चमड़ा, सूती वस्त्र, प्याज आदि वस्तुओं का निर्यात किया जाता है, और खनिज तेल, कोयला, नमक, उर्वरक, खाद्य तेल का आयात किया जाता है। इसके बाद हमारा अगला बंदरगाह चेन्नई। फ्रेंड्स, पूर्वी तट पर यह भारत का प्रमुख बंदरगाह है। यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। खुले समुद्र में इसकी अवस्थिति होने से जहाज को लहरों से हानि होती है, यानी यहाँ पर खुले समुद्र के होने की वजह से जहाज को लहरों से इफेक्ट यानी हानि होती है। फ्रेंड्स, इससे बचने के लिए तट से 3 किलोमीटर दूर 914 मीटर लंबी दीवार बनाई गई है। मुंबई के पश्चात यह भारत का दूसरा सर्वाधिक व्यापार करने वाला बंदरगाह है, यानी चेन्नई बंदरगाह मुंबई के बाद सर्वाधिक व्यापार करने वाला बंदरगाह है। फ्रेंड्स, इस बंदरगाह से लौह अयस्क, खाद्यान्न, चमड़ा, चीनी, तंबाकू, नारियल उत्पाद आदि का या फिर आदि पदार्थों का निर्यात किया जाता है। यहाँ से आयात होने वाली सामानों में पेट्रोलियम यानी पेट्रोल के पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, कोयला, खाद्य तेल, कपास प्रमुख है, यानी इन सभी को आयात किया जाता है। फ्रेंड्स, यह बंदरगाह तमिलनाडु के तट पर चेन्नई के उत्तर में स्थित है। चेन्नई के भार को कम करने के लिए इसे विकसित किया गया है, यानी जो एनोर बंदरगाह है, यह बंदरगाह तमिलनाडु के तट पर चेन्नई से उत्तर में स्थित है। यह चेन्नई के भार को कम करने के लिए विकसित किया गया है। कोयले के व्यापार हेतु इस बंदरगाह का विशेष महत्व है, यानी एनोर बंदरगाह का कोयले के व्यापार के लिए विशेष महत्व है। तमिलनाडु सरकार अपने लिए आंतरिक एवं आयातित कोयला इस बंदरगाह से प्राप्त करती है। फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश में स्थित विशाखापत्तनम बंदरगाह यह देश का एक गहरा एवं अच्छा प्राकृतिक बंदरगाह है, यानी विशाखापत्तनम जो बंदरगाह है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है और यह देश का एक गहरा एवं अच्छा प्राकृतिक बंदरगाह है। पोताश्रय के मुख पर डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी के समुद्र में निकले होने के कारण यह तूफानों से स्वतः सुरक्षित है। यानी फ्रेंड्स, पोताश्रय जो होता है यानी जो बंदरगाह है उसके मुख पर डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी है जो समुद्र में निकले होने के कारण यह तूफानों से सुरक्षित रहता है। इस बंदरगाह से आयात से अधिक निर्यात किया जाता है, यानी यहाँ से सामान मंगाया कम जाता है और भेजा ज़्यादा जाता है। यानी विशाखापत्तनम बंदरगाह से निर्यात अधिक
किया जाता है। इसके बाद बैलाडीला क्षेत्र के लौह अयस्क का निर्यात इसी बंदरगाह से किया जाता है। मैगजीन, चमड़े या फिर चमड़े का सामान, खाद्यान्न, कोयला आदि सामानों का भी निर्यात किया जाता है। आयातित वस्तुओं में खनिज तेल, उर्वरक, रसायन, मशीनरी, कोक आदि प्रमुख वस्तुएं हैं। इसके बाद अगला पाराद्वीप या फिर पारादीप। उड़ीसा के तट पर स्थित यह एक कृत्रिम बंदरगाह है, यानी इसको खुद से विकसित किया गया है। यहाँ यांत्रिक तरीके से लौह अयस्क एवं कोयला लादने उतारने की सुविधा है। लौह अयस्क, मैगजीन, बॉक्साइट, अभ्रक, ग्रेफाइट, कोयला आदि का यहाँ से निर्यात किया जाता है, यानी इन सारी वस्तुओं का पारादीप से निर्यात किया जाता है। और इंजीनियरिंग सामान, उर्वरक, मशीन आदि का आयात किया जाता है, यानी ये सारी चीज़ें मंगाई जाती हैं। इसके बाद हल्दिया यानी हल्दिया बंदरगाह। पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के मुहाने पर इस बंदरगाह का विकास किया गया है। यह कोलकाता बंदरगाह के भार को कम करता है तथा उन बड़े बड़े जहाज़ों का आश्रय स्थल है जो कोलकाता तक नहीं पहुंच पाते हैं। पेट्रोलियम पदार्थ के व्यापार हेतु इस बंदरगाह का विशिष्ट महत्व है, यानी पेट्रोलियम पदार्थों का जो व्यापार होता है वह इस बंदरगाह से अधिक होता है, यानी यहाँ से इसका अधिक महत्व है। इसके बाद कोलकाता बंदरगाह। पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के बाएं तट पर अवस्थित यह एक नदी पत्तन है। हुगली नदी में गाद जमने की समस्या के कारण कोलकाता तक भारी जलयान नहीं जा पाता। इसके लिए कोलकाता से 64 किलोमीटर दूर खुली खाड़ी में डायमंड हार्बर का निर्माण किया गया है। उच्च ज्वार के समय बड़े जहाज कोलकाता के मुख्य पोताश्रय खिदिरपुर तक पहुंच जाते हैं या फिर यहां तक जाते हैं। कोलकाता बंदरगाह से जूट निर्मित सामान, कोयला, चमड़े का सामान, कागज़, चाय, लोहा इस्पात, चीनी, अभ्रक आदि का निर्यात किया जाता है। आयातित सामानों में खनिज तेल, उर्वरक, रसायन, खाद्य तेल, इंजीनियरिंग के सामान, कपास आदि प्रमुख हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप आप सभी के लिए यह वीडियो यूज़फुल होगी और आपने इस वीडियो को पसंद किया होगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ शेयर करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप आरबी कैंपस चैनल पर नए हैं या फिर आपने आरबी कैंपस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आरबी कैंपस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी दबाएं, जिससे कि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फ्रेंड्स।